ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। हम अब बजट से ठीक पहले इस सीरीज में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स की बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब वित्त मंत्री 1 फरवरी 2026 को देश की इकोनॉमी को ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं करेंगी। तो आज इसी कड़ी में हमारे खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। DR चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते रजत। आई थिंक आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, लेकिन मार्केट की हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो अभी जो पहला सवाल, ये मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। ये अचानक से क्या हो गया सर? मतलब ऐसा क्या कि 2026 का साल चढ़ा है जिसकी वजह से इतनी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? और क्या ये एंटिसिपेटेड था कि साल की शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट को झटके लगने शुरू हो जाएंगे? तो शुक्रिया रजत, मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मेरा ऐसा एक मानना है कि आई थिंक जब भी कोई अच्छी शुरुआत होती है और होने वाली है, तो उसके पहले थोड़े कुछ कारण विपरीत आते हैं। आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर की आज की तारीख के अंदर जो एक क्षमता बनी है, उसके माध्यम से देखें तो ये बिल्कुल सही है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन दे रहा है। मैं ये मार्केट की रुकावट को कोई नेगेटिव नहीं गिनता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अच्छे करेक्शन के साथ में। तो सबसे पहले पॉइंट ये होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपकी इकोनॉमी के आंकड़े देखें तो करीबन 8% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ भी करीबन 7.8% के आसपास आया है। सर ऑलमोस्ट 8% के आसपास प्रोडक्शन ग्रोथ है। इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट के दाम कम है, और उसके सामने खाली एक नेगेटिव फैक्टर जो बनाया वो करेंसी डेप्रिसिएशन का। अदरवाइज आई थिंक ग्लोबल परचेजेस जो क्रूड ऑयल की हम कर रहे हैं, ओल के दाम है, सब इंडिया की फेवर में आज की तारीख के अंदर है। अगर हम देखें तो 2030-32 तक इंडिया की करीबन 60% ऑफ द कैपेसिटी, जो पावर जनरेशन करने की कैपेसिटी, वो भी रिन्यूएबल के माध्यम से आएगी। और उसके लिए आई थिंक जो 2027 का जो टारगेट रखा था, हमने 2025 में अचीव कर लिया रिन्यूएबल एनर्जी का। So India is accelerating at a faster pace, even in, I think, bringing down structurally their import bill from the global market. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सब कारण के माध्यम से देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्किंग देखें, आई थिंक इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ में वर्किंग भी अच्छे आ रहे हैं। गए साल के अंदर पॉजिटिव में गिना जाए तो एक तरफ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के अंदर बचत की है, करवाई है सबके हाथ में, दूसरी तरफ जीएसटी की बचत करवाई है। तो दोनों का एक सम जोड़ के चलते हैं तो करीबन इकोनॉमी के अंदर परचेसिंग पावर इन एक्सेस ऑफ 10 लाख करोड़ आई थिंक ऑलरेडी ऐड हो चुका है। सो वी आर रिजनेबली कॉन्फिडेंट कि आगे के समय के लिए मार्केट का समय अच्छा जा रहा है। हालांकि ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिबी है कि फिर मार्केट की हालत क्यों ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक गिवन द पॉजिटिव्स, एक नेगेटिव जो है और रुपये की फॉल, कीमत में घटा फॉल आना। एक तरफ अमेरिका के डॉलर के अंदर फॉल है, दूसरी तरफ रुपये में भी फॉल है। रुपये में फॉल नहीं होना चाहिए था, मगर ये फॉल जो आया है वो करीबन टैरिफ के प्रेशर के कारण से आया है, इन एंटिसिपेशन ऑफ टैरिफ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, उसके कारण से ये फॉल आया है। दूसरा कारण फॉल ये आया है, इसका कारण है कि फंड्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स से वो यहाँ से विड्रॉ होके कमोडिटी, सिल्वर एंड गोल्ड कमोडिटी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो शायद ये कारण इसका 1,70,000 करोड़ का जो फंड विड्रॉ हुआ है करीबन 11 महीने के अंदर, तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण आपका मार्केट के अंदर थोड़ी तबीयत उसकी ढीली है। आईपीओ भी एक आई थिंक रिलेंटलेस आईपीओ आया है लास्ट 9 महीने 10 महीने के अंदर, जिसके अंदर आई थिंक वैल्यूएशन के नजरिए से भी देखे तो आई थिंक काफी गलत वैल्यूएशन से मार्केट के अंदर वो आईपीओ ने एंट्री की है। तो शायद मार्केट ये सब का कारण बनता है, वो एक थोड़ा करेक्शन दे रहा है। लंबा जवाब दिया है मैंने आपका क्वेश्चन का, बट मैं समझता हूँ कि दर्शक को ये सब्जेक्ट समझने के लिए शायद थोड़ा आपको ये विस्तार से समझना जरूरी बनता है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल वीकनेस करेंसी के कारण मार्केट घटा है, अगर आपको एक लाइन में समेशन चाहिए तो। और फिर जो बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीद करके चलें? क्या ये बजट कुछ ऐसा रिफॉर्म लेकर आ जाएगा जो बाजार की हालत भी ठीक कर देगा और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ावा देगा? आप खुद ही बोल रहे हो कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, टैरिफ थ्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखे हैं। तो इस बजट में ऐसा क्या कर दें वित्त मंत्री जो सब कुछ ठीक हो जाए?
वेल आई थिंक बजट कोई एक कारण नहीं होता है जो इकोनॉमी को ठीक करता है, बट अनेक कारण के साथ में इकोनॉमी ठीक होती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये साल के अंदर जो वित्त मंत्री की और गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी जवाबदारी दो या तीन चीज के ऊपर है। सबसे पहला, जो गए साल टेररिस्ट का अटैक हुआ था उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक एनवायरनमेंट बना था। आई थिंक वो डिमांड करता है कि डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट के एलोकेशन ज्यादा आने चाहिए आई थिंक बजट के अंदर। So, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा कारण जो है, ये टैरिफ का कारण है। गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके यूरोपियन यूनियन के साथ में ऐसा एक सुझाव दे रही है कि अगर अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन रखता है तो इंडिया कैन आल्सो प्रॉब्ली गो टू सम अदर कंट्रीज एंड चार्ट आउट देयर प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिस। तो आई थिंक बजट के माध्यम से देखें तो शायद उसके अंदर एक एलोकेशन ऑफ मनी टू द पीएलआई इंडस्ट्रीज को ज्यादा मिलेगा, ऐसा एक समझ में आता है। तीसरी तरफ देखें तो जो करेंसी की वैल्यू घटी है, दाम घटे हैं करेंसी के, उसको अटकाना जरूरी बनता है, क्योंकि रिलेंटलेस फॉल इन द करेंसी इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं ऐसा समझता हूँ तो उसके लिए गवर्नमेंट शायद फॉरेन इन्फ्लो एफडीआई के माध्यम से कैसे नए आ सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा सोचेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि गिफ्ट सिटी जैसे माध्यम से विदाउट कन्वर्टिंग द डॉलर और एनी अदर करेंसी टू रूपी करेंसी, how can you bring money into the country and can that money be spent equally in the foreign currency? ये जो एक प्रक्रिया है वो शायद ये बजट के अंदर या उसके बाद की पॉलिसी के अंदर एक शेप ले सकती है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि एक तरफ कैपिटल इन्फ्लो बढ़ाना, दूसरी तरफ स्पेंडिंग डिफेंस के जैसे माध्यम के अंदर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का मजबूत बनाना, ये तीन के अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सकता है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। खर्चों को कंट्रोल में किया जाए या फिर कैपेक्स को बढ़ाया जाए, आप किस फेवर में हो? वित्त मंत्री क्या इस बार कैपेक्स का जो टारगेट है उसको रिवाइज अपसाइड पे करेंगे या फिर थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे? नहीं, मैंने इतने सालों में एक चीज स्टडी किया है कि इवन आप कैपेक्स के टारगेट बढ़ाते हो फिर भी आप पूरा स्पेंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक स्पेंड करने की 11-12 महीने के अंदर एक स्पेंड करने की एक लिमिट हो जाती है। करीबन 3-4 महीने मानसून के बीत जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो भी एक चैलेंज आ जाती है। और स्टेट इलेक्शंस आर आल्सो आई थिंक स्लोइंग डाउन द मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ इट इज आई थिंक 5 to 10% इंक्रीज इन द एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जिन्होंने 10 साल 2030 तक का जो एक फिगर रखा है 142 करोड़ का कैपेक्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स के अंदर, वो प्रक्रिया से देखे तो भी गए साल का 11,10,000 करोड़ का जो फिगर था, even if that figure increases to 10, 12 lakh crores, in my viewpoint, I think it will be a reasonably good figure. क्योंकि that figure will suggest that I think government is spending every time when I think the income is increasing. जो income बढ़ रही है तो शायद I think they are adjusting more and putting more money behind building the infrastructure. तो आई गेस आई थिंक बहुत लंबा फिगर बजट में देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े में थोड़ा बदलाव आ सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट दे आर गोइंग विद अ वेरी कैलिब्रेटेड अप्रोच, व्हिच इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक इज अ बेटर अप्रोच। I think gradual increase in the capital expenditure and allowing the economy to absorb the entire structure eventually. सर फिर वो बोरोइंग को सरकार को बहुत एग्रेसिव करने की जरूरत तो नहीं है अभी, और आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? 4.4% फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है, क्या उससे और रिड्यूस करके बताएंगे वित्त मंत्री नेक्स्ट फिस्कल के लिए, या फिर ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी? ना, आई थिंक बोरिंग तो गवर्नमेंट ने इतने सालों में ज्यादा नहीं बढ़ाई है, तो आई थिंक एक तो संभावितता है कि बोरिंग नहीं बढ़ेगी। ओके। ऑन द कॉन्ट्री पब्लिक सेक्टर के माध्यम से गवर्नमेंट डिविडेंड की इनकम ज्यादा अकाउंट कर रही है, सो विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो अकाउंटेबिलिटी कंपनियों के ऊपर ही बनती है और डिविडेंड इनकम भी गवर्नमेंट को मिलती है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द बोरोइंग, हाउ कैन एन इनकम इंक्रीज फॉर द गवर्नमेंट? तो जो अगर आप टैक्स के दाम घटाते हो और इकोनॉमी की साइज बढ़ती है तो इनकम बढ़ने वाली है, वो बात सिंपल कैलकुलेशन से बाहर आती है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू पुट आई थिंक द एम्फसाइज ऑन क्रिएटिंग द रैशनलाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर and at the same time allow more income taxpayer, more indirect taxpayer to participate in the growth of the economy. सर इसी पे पूछता हूँ, पिछली बार करा तो था पर्सनल टैक्स में भी वो कर दिया था, 12 लाख तक आमदनी पे टैक्स माफी, 75,000 का स्टैंडर्ड डायरेक्शन, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म हुआ क्या? जितने आते थे उतने भी नहीं आए, तो टैक्स तो उतना कलेक्शन हुआ ही नहीं सरकार का। नहीं, कलेक्शन तो बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कलेक्शन बढ़ा है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी जीएसटी के दाम घटाने के बाद आई थिंक कलेक्शन बढ़ रहा है। आई थिंक करीबन महीने का
2 लाख करोड़ का जीएसटी का बेस बन चुका है, जो गए साल के अंदर महीने का 1,80,000 करोड़ हुआ करता था। तो शायद आई थिंक टैक्स की कम होने से कंजम्पशन बढ़ता है, वो बात तो हम सब एक्नॉलेज करते हैं। उसके साथ में अगर आई थिंक टैक्स के रेवेन्यू हायर कंजम्पशन के साथ में बढ़ते हैं, तो इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव इन द इकोनॉमी। पर वो कहा जाता है ना कि सर 10 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं और उसमें से मात्र 3 करोड़ जो हैं वो टैक्स देते हैं। तो ये तो और दायरा घट जाएगा अगर आपने ये स्लैब्स को और बढ़ा दिया तो किस तरीके से हम ये आम आदमी मिडिल क्लास के ऊपर इनको हटा रहे हैं और फिर सिर्फ हायर टैक्स स्लैब्स वाले जो हैं, जो हायर इनकम वाले जो ब्रैकेट हैं, उन्हीं के ऊपर बोझ आता चला जाएगा। तो क्या इसी पाथ पे आगे बढ़ेगी सरकार कि हायर इनकम वालों को बहुत ज्यादा टैक्स के ब्रैकेट में रखो और जो मिडिल क्लास है या फिर जो कम आय वाले लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगाओ? ऑलरेडी गए साल के अंदर जो टैक्स में बदलाव किया गया है, उसके अंदर एक संभावितता तो है कि अगले सालों के अंदर इनकम टैक्स शायद फ्री हो जाए, पर्सनल इनकम टैक्स फ्री हो जाए। अगर ये साल का एजेंडा नहीं है, आई थिंक उसको 1, 2, 5 साल का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में आई थिंक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स वर्चुअली फ्री हो जाता है, तो आई थिंक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पार्टिसिपेशन ऑफ मोर टैक्स पेयर्स इन द इकोनॉमी, आई थिंक दैट विल इंक्रीज, बिकॉज आज की तारीख में जो भरना चाहते हैं वो भी नहीं भरते हैं। शायद उसका रीजन ये है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये पॉसिबिलिटी गिन के चलनी चाहिए। दूसरी तरफ आपका दूसरा जो पॉइंट था कि हायर इनकम टैक्स पे करने वाले पर्सन को आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हो। आई थिंक दिस इज द एडजस्टमेंट फेज ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंदर करीबन 22 से 25% का एवरेज टैक्स के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स कर रहा है। पर्सनल इंडिविजुअल करीबन 40% के आसपास टैक्स कर रहा है। तो शायद इसके अंदर रैशनलाइज होने की संभावना जरूर है, बट ये बजट के अंदर शायद ना हो सके। उसके बाद में आई थिंक आपको देखना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट का डायरेक्शन सही है कि आप टैक्स के रेट को रैशनलाइज करते जाओ, इवेंचुअली घटाते जाओ, and at the same time increase the purchasing power in the hands of the people so that they spend more. If they spend more, government will collect more money by way of indirect tax. 10 साल के लिए भी या 11 साल पहले का इंडायरेक्ट टैक्स का फिगर निकल के आप देखो, और आज की तारीख में वो फिगर निकाल के देखो, तो यू आर गेटिंग एट लीस्ट 4x मल्टीप्लायर आई थिंक इन द इंडायरेक्ट टैक्स। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। मे बी उसको आई थिंक समय देना पड़ेगा इंडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए। सर स्टॉक मार्केट में पैसा बना नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। जब गेन कमाओ तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, और वो भी लंबी अवधि में। लंबी अवधि की डेफिनेशन 1 साल से ज्यादा अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट पे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। और उसकी लिमिट है 1,25,000। उतने तक माफी, उसके बाद जो कमाओगे उसके ऊपर लगेगा टैक्स। तो ये ठीक लगता है आपको ये सेटअप, या फिर आपको लगता है कि ये लिमिट एटलीस्ट बढ़ा दो या फिर टैक्स घटा दो? पॉसिबल है लिमिट बढ़ने की, क्योंकि आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक हायर द इंक्रीज इन द लिमिट, more is going to be the participation of people into capital market. So I think मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे मंथली एसआईपी 30,000 करोड़ के ऊपर बढ़ी है, तो गवर्नमेंट एक एक्सेप्ट कर सकता है आर्ग्यूमेंट को कि जिनके हाथ में 1,25,000 की जगह पे आई थिंक से फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 करोड़ की टैक्स एग्जेम्पशन दे दो फॉर कैपिटल गेन टैक्स, तो शायद उसके अंदर उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट एट द सेम टाइम आई थिंक मोर नंबर ऑफ पीपल विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग into the capital market related instruments for investments. So yes, I think that is possible. Government can possibly think in that direction. और है भी, तो लॉन्ग टर्म को ही तो बढ़ावा दे रही है सरकार इन्वेस्टमेंट्स को, और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को कम कर रही है। एसटीटी एक और मुद्दा है सर, ये टैक्स देना पड़ता है और ये बोझ लगता है बहुत भारी ट्रेडर्स को। तो एसटीटी के मोर्चे पे कोई अच्छी खबर आ सकती है क्या? रिड्यूस किया जा सकता है? ट्रेडर्स के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टैक्स घटा देंगे, वो आई थिंक मेरे ख्याल से एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हो जाएगा। आपको एक तरफ लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए फंड्स जुटाने हैं, दूसरी तरफ आप ट्रेडर्स का टैक्स घटाने की बात कर रहे हो, शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। आई वुड रादर एडवोकेट फॉर इंक्रीजिंग द लिमिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। Okay. आपने अभी इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है, पीएलआई स्कीम्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, और एफडीआई को इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक पूछूं तो इस समय देश को कौन से सेक्टर्स की बहुत जरूरत है जो हम लैग कर रहे हैं दुनिया से, और वहां पर सरकार का फोकस इस बजट में ज्यादा आ सकता है? 2022 में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दी। आज की तारीख के अंदर पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी देखो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आई थिंक एक तरफ से खड़ी हो चुकी है।
and I think it is going to progress further in next 3 to 5 years. आज जरूरत है रेयर मेटल्स की, रेयर अर्थ की, क्योंकि आई थिंक जहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है और हमारे पास आई थिंक वो सप्लाई एडिक्वेट नहीं पहुंच पाता है, तो शायद आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग रिक्वायरमेंट दैट द गवर्नमेंट विल बी कंसीडरिंग इन दिस पर्टिकुलर बजट. डेटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग वो माध्यम से देखे तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंस जो है उसके कारण भी ऐसा समझता हूँ कि एलोकेशन ऑफ मनी इंक्लूडिंग इन पीएलआई स्कीम can increase towards data centers and the cloud computing businesses. So overall, I think the government will remain absolutely focused on this subject. एक तरफ आई थिंक उम्मीद रखते हैं, आई थिंक बता नहीं सकते कौन सी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सक्सेसफुली ला सकती है. हमारे पास हाउस होल्ड गोल्ड और हाउस होल्ड सिल्वर है, वो सिल्वर कैसे प्रोडक्टिव यूज में ला सकते हैं उसकी पास में गवर्नमेंट ने काफी हद तक प्रयत्न किया था, उसमें सफल नहीं हुए हैं. मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज एरिया आई थिंक वेयर मोर अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड. मे बी दिस इज रिलेटेड टू हैबिट चेंज, तो उसके अंदर शायद पॉलिसी के माध्यम से अलग सॉल्यूशन नहीं आएगा. बट डेफिनेटली अगर आरबीआई का ही फिगर निकल के चले तो करीबन इंडिया के अंदर आई थिंक अबाउट 25,000 टन का जो गोल्ड का रिजर्व्स है आज की तारीख के अंदर, वो रिजर्व्स शायद आई थिंक प्रोडक्टिव यूज में आता है. तो आई थिंक वर्ल्ड ओवर जो गोल्ड के जो दाम बढ़े हैं उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं, बट खाली पॉलिसी माध्यम से नहीं, उसको हैबिट चेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर शायद गवर्नमेंट का एक अप्रोच आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. तो वैसे ही मेरी बजट पे आपसे बात होती है, दिवाली पे आपसे बात होती है, ऐसे ऐसे इवेंट्स पे आपसे बात होती है, तो हम वही बात कर रहे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने बोला और रेयर अर्थ मेटल्स बोल रहा है, ये जब अभी जैसे ही ये एकदम से पता लगा ना, इंडस्ट्री शूट अप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो गई, तो हमको पता लगा अरे हमारे पास तो है नहीं. उसके बाद जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में चाइना का नाम आया तो हमें पता लगा अरे हमारे पास तो है नहीं. तो हम ऐसे पीछे क्यों रहते हैं? मतलब हम पहले एग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? अभी अगला क्या नहीं है हमारे पास उसके बारे में सोचें. आई थिंक इट्स अ गुड डिमांड एंड गुड एक्सपेक्टेशन, मैं मानता हूँ. बट एट द सेम टाइम लेट अस लुक एट रियलिस्टिकली कि हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग. द वर्ल्ड इज मूविंग एक्सट्रीमली डायनामिकली. करीबन 2022 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमर्शियल यूज होना शुरू हो गया. और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट इज वेयर प्रॉब्लम. आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग के लिए डिमांड बढ़नी शुरू हो गई. उसके साथ में डिमांड बढ़नी शुरू हो गई सेमीकंडक्टर की. उसके साथ में नाउ डिमांड इज नाउ इंक्रीजिंग फॉर दी कंडक्टर्स लाइक कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा. तो आई थिंक ये ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है एंड आई थिंक वो एक साथ में कभी नहीं बढ़ता है, एक साथ में एक के बाद एक डिमांड आती जाती है. इंडिया के अंदर शायद आई थिंक हमारी एक डिमांड ऐसी रहनी चाहिए कि भी हम एलोकेशन ऑफ मनी टुवर्ड्स हायर अमाउंट ऑफ इनोवेशन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आई थिंक ये कंट्री के अंदर लास्ट 10 साल से या 11 साल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है. उसके पहले के 50 साल 60 साल आई थिंक ये प्रक्रिया नहीं थी. Now I think we are basically adding further pace into whatever the implementation that we are doing. So मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अगले 10 साल के अंदर उम्मीदें भी अच्छी है, एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली आई थिंक ड्राइव कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, तो भी एक अच्छे बन रहे हैं. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वी आर हैविंग रिलेटिवली बेटर पीरियड गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ लास्ट 10-11 years. सही. और देखते हैं वित्त मंत्री क्या फैसला लेती हैं. वित्त मंत्री के पास हैं 53 लाख करोड़ रुपए ही खर्चा करने के लिए, और खर्चा करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, उसके बाद फिर रेयर अर्थ मिनरल्स की पॉलिसीज के ऊपर भी, उसके बाद फिर डिफेंस के ऊपर भी, रेलवेज के ऊपर भी. तो ये 53 लाख का ही जो खेल है यही होता हुआ नजर आएगा, और उसकी बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखेंगे 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश होगा. देवेंद्र सर, अब मार्केट्स पे ही आते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं. आपको इस समय ओवरऑल मार्केट पे क्या पसंद आ रहा है? ये जो फॉल आई, इसमें अब आप क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स आने वाले समय के लिए बेहतर अर्निंग्स शो कर सकते हैं? इनफैक्ट आई थिंक ये जो फॉल आई है उसके अंदर वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे हैं, प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं. और अगर प्राइसेस एंड वैल्यूएशंस दोनों करेक्ट होते हैं तो इन्वेस्टर के लिए एक आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ. एंड गिवन द काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एक थीम डेफिनेटली बरकरार है कि इसके अंदर बिग इज गेटिंग बिगर. तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास क्षमता ज्यादा रिसोर्सेज की है, ज्यादा बिजनेस को बढ़ावा देने की क्षमता जिसके पास है, वो कंपनियों के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 10 साल का समय स्वर्ण काल लेना चाहिए.
because globally it has been proven that once you create a size, the next 10 years after that size creation is definitely I think bigger one. Say for example, global companies के example लेते हैं कि 10 years, last 10 years for Google, Apple, Meta, Amazon, उनके अंदर कितना प्रॉफिट का बेस बढ़ा कंपेयर टू आई थिंक व्हाट दे वर इन प्रीवियस 25 years. तो आपको शायद उसका आंसर मिल जाएगा कि पहले 25 साल में जो उनका जो प्रॉफिट का बेस था उसके सामने लास्ट 10 years के अंदर तो प्रॉफिट का बेस इनका करीबन 2 या 3 टाइम बढ़ा है. सो इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडियन कंपनियों को भी जब ये अगले 10 साल का एक खेल खेलना है तो पिछले 25 साल में जो कमाया था वो अगले 10 साल में उससे ज्यादा कमा सकते हैं. If answer is yes, then I think you have to look at big companies who are getting bigger. So मेरा ऐसा समझना है कि I think we'll have to be very patiently looking at this particular subject. वेल्थ कमाने के लिए बड़े बेस के ऊपर आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ. तो एक और अभी आप बार बार एक और सेक्टर का जिक्र कर रहे हो, उसमें प्रेशियस मेटल्स पे आपने बात की है, लेकिन मैं प्रेशियस मेटल्स पे भी आता हूँ. उससे पहले बेस मेटल्स बता दो, ये हुआ क्या है? ये 2025 से जो शुरू हुए हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बेस मेटल्स में बहुत तगड़ी रैली बनी है. आपके हमारी जब बात हो रही है तो एक कॉपर कॉपर हो रहा है इस समय हर जगह. ऐसी कौन सी मांग जनरेट होनी शुरू हो गई है जो आज से 2 साल पहले नहीं थी और अचानक से अब आ गई? इज इट अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड या फिर स्पेक्यूलेटिव मूव? देखिए, एक तरफ इंडस्ट्री का डिमांड का बढ़ना वो स्वाभाविक है गिवन द काइंड ऑफ आई थिंक इन्वेस्टमेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन डेटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा. तो इंडस्ट्री का स्पेंड उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो स्वाभाविक है. इनफैक्ट आई थिंक ग्लोबल डेटा देखे तो करीबन 45 गीगावाट की आज की तारीख के अंदर जो डेटा सेंटर की ग्लोबली कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2030 तक बढ़ के 246 गीगावाट की बनने जा रही है, विच मीन्स इट्स मोर देन five times kind of a growth that we are talking about in next 5 years time. So obviously it will require more amount of copper, it will require more amount of aluminum, it will require more amount of silver as a conductor of electricity, क्योंकि यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा important raw material है. So I think absolutely correct that I think these are the requirements I think which are coming in from base metals, with commodity which you call it precious metal now. In my viewpoint I think gold और silver की जो डिमांड बढ़ी है वो इंडस्ट्रियल यूज से बढ़नी चाहिए, उससे ज्यादा डिमांड बढ़ी है द डिमांड कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंकर्स. Today, globally, central bankers, I think the world, they don't prefer to put their money into dollar because डॉलर की दाम घटती है और डॉलर के दाम अभी भी घटने की संभावना बनती है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज द रीजन फॉर विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर राइट नाउ पुटिंग मनी बिहाइंड द कोलेटरल्स कॉल्ड सिल्वर एंड गोल्ड. और सिल्वर और गोल्ड की जो क्षमता है प्रोड्यूस करने की वो लिमिटेड है. तो ऑब्वियसली उसके कारण से लिमिटेड सप्लाई के सामने हायर डिमांड जब भी बनती है, दिस हायर डिमांड इज कमिंग फ्रॉम मॉनेटरी actions of the central banks as against I think the industrial actions of the industry. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि because of this reason I think this demand is shooting up and that is why the prices are shooting up. Yes, I think these prices are not palatable. I agree with you because हमने हमेशा गोल्ड और सिल्वर को पर्सनल यूज की कमोडिटी गिनाया है. But at this point of time I think this is happening more because it is used for collateral purpose by the central bank. तो शायद दिन रैशनल का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डिमांड सप्लाई की गेम देखनी पड़ेगी. जो दिन आपको लगता है कि डिमांड सिचुएशन कंट्रोल में आती है वो दिन शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दाम रेशनलाइज होने शुरू होंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट सिचुएशन इज नॉट सीन इन फ्रंट ऑफ अस, सो केयरफुल लेकर रहना पड़ेगा. पेसिमिस्टिक नहीं रहना है बट केयरफुल रहना है डेफिनेटली फॉर श्योर. सर एक टफ क्वेश्चन है आपके लिए. 2026 में डोनाल्ड ट्रंप क्या शांति के दूत बने रहेंगे या फिर कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसके अभी तक वो बोल रहे हैं कि मैं हर जगह शांति शांति चाहता हूँ? ईरान के आसपास के इलाकों में उन्होंने वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं, अपने एयरक्राफ्ट भी खड़े कर दिए हैं. तो ये किस तरीके का शांति करना चाहते हैं वो दुनिया भर में? आई थिंक द डिसरप्शन जो शुरू हुआ है वो डिसरप्शन मेरे ख्याल से इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है. इनफैक्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि शुरुआत हुई है. जो ग्लोबलाइजेशन था इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर सबने डी ग्लोबलाइजेशन करना शुरू कर दिया because you want to make your country America as the base, which is not bad, but I think it is consequential impact is deglobalization. Deglobalization के साथ में जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो de-dollarization, क्योंकि rest of the nations after the sanctions they want to trade in their own currency, उनको डॉलर में ट्रेड नहीं करना है. तो आई थिंक दिस इज अनदर थिंग विच इज लीडिंग टू de-globalization के बाद de-dollarization. ये दोनों चीज साथ में चलती है. तो ये डिसरप्शन हो चुका है और ये रुकने वाला डिसरप्शन नहीं है.
अगर आप वॉर कम भी करते हो, वॉर रोक भी देते हो, तो शायद उसके बाद का जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़नी है, रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़नी है, उसके ऊपर फोकस चला जाएगा। बट आई थिंक दी ग्लोबलाइजेशन और डॉलराइजेशन वापिस आने की संभावना नहीं है। वो बात पक्की मान के चलते हैं हम लोग। इफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज ऑलरेडी नोन टू अस, तो 2026 में प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या डिसीजन लेंगे कि उससे कुछ वर्क को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो मानना अभी मेरे ख्याल से सेकेंडरी हो चुका है। आई थिंक इट इज ऑलरेडी पंचर्ड एनवायरमेंट राइट नाउ, तो उसके अंदर आपको भी कैसे आगे बढ़ना है वही मार्क्स ढूंढना पड़ेगा। इंडिया जैसी कंट्री अच्छी तरह से ये काम कर रही है। इंडिया इज बेसिकली आई थिंक फॉलोइंग बिजनेस, आई थिंक वेयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर बीइंग साइंड, ऑल ट्रेड्स आर बीइंग सेटल इन रूपी करेंसी टुडे। डिजिटल रूपी इंडिया ने बना दिया है। यूपीआई के सक्सेस के बाद उन्होंने ओएनडीसी का एक प्लेटफॉर्म रखा है। तो इंडिया इज डूइंग सम ऑफ द स्ट्रक्चरली गुड थिंग्स। आज की तारीख के अंदर करीबन 60% ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इन नेक्स्ट 5 years इज गोइंग टू कम अप फ्रॉम द रिन्यूएबल, जो हिसाब से नए प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आई थिंक इंडिया इज डेफिनेटली डूइंग स्ट्रक्चरली गुड थिंग्स, एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली आई थिंक वी रिमेन मोर होपफुल। गिवन द डिसरप्टिव एरा, वी रिमेन मोर होपफुल दैट वी आर वर्किंग विद सैनिटी। तो शायद हमारे पास रिजल्ट अच्छा आना चाहिए अगले सालों के अंदर। सर फिर हम जब बात कर रहे हैं एक बार तो खुल के बात करते हैं ना ये सोने और चांदी पे, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि किस सब अपने अपने टारगेट्स दे रहे हैं। तो एक बार देवेंद्र सर आप भी बताओ कि क्या ये रैली में आपने पार्टिसिपेट किया, कि आप सोच रहे थे कि इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी, इस साल चांदी की कीमतें 72% उछल जाएंगी, 4 लाख के पार निकल जाएगी चांदी, और सोना 1,80,000 हो जाएगा। ये वॉज इट दैट इजी टू प्रिडिक्ट? डायरेक्शनली हम लोग ने एक कैलकुलेशन किया था कि आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सिल्वर, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर व्हाइट मेटल्स, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉपर। वो हमने डायरेक्शनली पोजीशन किया था, और उन्होंने वो हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट के स्टॉक भी वो मॉडल पोर्टफोलियो में रेकमेंड किए थे। तो ये बात मैं मान के चलता हूँ। मगर आप मुझे पूछे कि आई थिंक आपने प्राइस प्रिडिक्ट किया था चांदी के और गोल्ड के, तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि नहीं, हमने प्राइस प्रिडिक्ट नहीं किए थे। क्योंकि ये प्राइस आज की तारीख में भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, उसके अंदर डिमांड कहाँ से बढ़ के आई है। तो डिमांड ने स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन द इंडस्ट्रियल एसेट्स। जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के अंदर है, उसकी जगह पर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर से डिमांड बढ़ के आई है। तो ये डिमांड कितनी तक परमानेंट रह सकती है नहीं रह सकती है वो कहना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं मानता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर कोई एक्सपर्टीज रखता हूँ। हाँ, मैं डायरेक्शनली जरूर मानता हूँ कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट फॉर कॉपर, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट फॉर जिंक, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट फॉर सिल्वर is always going to be increasing coming years more than I think what it used to be earlier years. So यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन कॉल अच्छा दिखता है कि any correction in the price I think would be I think a worth looking opportunity, considering that I think the demand is going to remain stronger for the industrial use. पर विल इट बी अ ह्यूज करेक्शन? डिफिकल्ट टू से लग जाता है। आई थिंक इतना इजी होता तो शायद हम लोग शायद ये गेम खेल लेते थे। ये गेम बहुत बड़ी है, इंडिविजुअल से बड़ी गेम है। आई थिंक सेंट्रल बैंकर्स व्हेन दे पुट देयर मनी बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एसेट्स के यहाँ पे सप्लाई शॉर्ट है। आई थिंक आप करेक्शन की बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता हूँ कि लंबा करेक्शन आएगा। फिर भी आई थिंक आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस। आंसर जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ज्यादातर तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स खरीदते हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप्स को तो कचर के रख दिया है। वैल्यूएशंस तो समझ में नहीं आ रही कि 2024 में जो भाव बाजार देने को तैयार था उसके 50% भी देने को तैयार नहीं है अभी 2026 की स्टार्ट में। तो क्या ये 2026 में हम माने कि कुछ वापसी हो सकती है, कुछ राहत मिल सकती है, या फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप्स? ये स्मॉल और मिड कैप के इन्वेस्टर्स जो उसका इन्वेस्टर बताते हैं, वो हर 8 साल में 2 साल के लिए ही आते हैं। वो 2 साल के अंदर मोमेंटम ट्रेड करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा छोड़ के जाते हैं मार्केट के अंदर। ये रिपीटेडली हो रहा है। मैं आपको लास्ट 8 ईयर साइकिल के साथ में पुरावा के साथ में बात कर सकता हूँ। अगेन 2028 2030 के बीच में इन्वेस्टर वापिस आने वाला है। बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दे विल हैव टू पेनफुली होल्ड द स्टॉक्स व्हिच दे बॉट इन 2023-24। तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ये खेल चालू ही रहेगा। इन्वेस्टर लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करता है तभी वो फेयर वैल्यू देखता है। हमारे वहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मोमेंटरी वैल्यू देखता है। तो जो मोमेंटरी वैल्यू देखता है उसको शायद आई थिंक पेन ज्यादा लेना पड़ता है। तो ये शायद आई थिंक 2-3 साल का पेन है, जिसके अंदर काफी कंपनीज के दाम रेशनलाइज हो सकते हैं, वैल्यूएशन रेशनलाइज हो सकते हैं। उसके अंदर अच्छे इन्वेस्टर को आने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
जो ऊंचे भाव में जो इन्वेस्टरों ने माल लिया है वो थोड़े फंसे हुए हैं, उनके लिए पैनिक टाइम भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस आर ऑल सम ऑफ द गिव एंड टेक पॉसिबिलिटीज। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक यू शुड बी लुकिंग एट मोर अपॉर्चुनिटीज देन कैलकुलेटिंग वेयर द फेलियर्स। तो सर आखिरी सवाल, जो सब जानना चाहते हैं डीआर चोकसी के क्लाइंट्स को आपने क्या एडवाइस किया, कौन से स्टॉक्स आपको इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं जो अच्छी वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं और जहां पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आ सकती हैं? Honestly, we feel that I think some of the large cap companies are available today at a very attractive valuation proposition. वहां पे आप शायद 30-40% का बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं देखोगे। वहां पे आप शायद ग्रोथ 15-20% का ही देख रहे हैं एट द बेस्ट। बट आई थिंक द काइंड ऑफ वैल्यू दैट दे आर बिल्डिंग इन द बिजनेस, इट इज फिनोमिनल, एंड दिस कंपनीज आर सम ऑफ द निफ्टी 100 कंपनीज। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अपॉर्चुनिटी वहां पे बहुत बड़ी है। अगर सिस्टमेटिकली कोई फंड एलोकेट करके 10 साल का प्लान करता है तो 10 साल के अंदर शायद काफी कंपनी के अंदर अच्छे दाम मिल सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूँ कि 2020 में जब भी कोविड के कारण जब भी एक फॉल आया था मार्केट के अंदर, तभी हमारे पास काफी क्लाइंट आए थे, और आई थिंक कंपनीज लाइक वेदांता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वेंट बिलो 100 रुपीज। In fact, I think somewhere around 65-70 rupee was the lowest price that company touched. और हमने बताया था कि ये मेटल कमोडिटी के अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने की। टुडे आप अगर देखो शांति से 5 साल का बैक रिवाइंड करके देखो, तो 5 साल के अंदर इवन इफ आई टेक द बेस प्राइस ऑफ 100, टुडे द स्टॉक इज 750। 5 साल के अंदर अगर आपको दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दैट यू गॉट, ओके 7.5 टाइम है अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है आपकी वैल्यू के अंदर। तो जब भी मार्केट के अंदर पैनिक फेज आते हैं इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स विच आर हैविंग पोटेंशियल फॉर लार्ज अप्रिसिएशन, उसको आपको ध्यान दे देना चाहिए। एंड दैट इज वेयर आई से that some of the large companies today which are I think growing with a much faster pace of profit growth, they would be the real winners in this entire game, ऐसा मैं मानता हूँ। 10 साल की गेम है, 10 साल के अंदर मूडी इतनी बन सकती है। आई थिंक कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉल के अंदर, दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय सम ऑफ द लार्ज कंपनीज। देवेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक को अपना कीमती समय देने के लिए, बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल। थैंक यू सर।